ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो आज आपका जो पहला चैप्टर है रिवीजन का, वो क्लास 9th का आपका सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, आपको ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने का। जब ऑप्शंस होंगे पोल सेक्शन में आंसर करना है। अगर 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे तो पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक है। और सॉल्यूशन देखना है आपको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में बोला गया है दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, सभी ऑप्शंस को देखना है और देखिए कौन सा आपका सही उत्तर है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, काफी आसान सा। दिए गए व्यंजकों में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको देखना है कौन सा बहुपद है, और ऐसा ऑप्शन जिसमें एक ही चर हो, ठीक है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछा जा रहा है, ट्राई कीजिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक चर वाला बहुपद लिखा गया है। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा आपको बहुपद पहचानने में कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लेना ऐसे क्वेश्चन पे, सीधे सीधे आपको दिख जाना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक चर वाला, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, काफी आंसर आ चुके हैं और मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है। वेरी गुड, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। 15 सेकेंड्स और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है, तो आपको बस पहचानना है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का। 10 सेकेंड्स और, 10 सेकेंड और है आपके पास। पांच सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल एंड कर रहा हूं। अब देखते हैं, अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बहुपद में, ठीक है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले बहुपद, है ना। तो मैथ्स में जितने भी टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो वो चर होगा, ठीक है, या फिर वो अचर होगा। मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो या तो वो वेरिएबल होगा, 2 तरीके के टर्म्स होते हैं, या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, मतलब जो भी नंबर्स आप देखते हो, मान लो 1, 2, 0, -5, है ना, 5/3, या मैं लिख रहा हूँ √5। तो ये सारे क्या है, इसके मान फिक्स्ड होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। एक है तो वो एक है, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स है जिस तो ये इस तरीके से आपको लिखे मिलते हैं, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। वेरिएबल क्या होता है, इंग्लिश लेटर के कुछ अल्फाबेट्स जो हम लोग चुन लेते हैं, एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपको दिखते हैं अलजेब्रा में, है ना, बीजगणित में। तो ये सारे क्या, इसके मान फिक्स नहीं होते, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, जो बदलता रहता है। वेरिएबल मतलब जो बदलते रहता है, चर बदलता रहता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड चर होता है, और कांस्टेंट 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर्स अचर होता है, ठीक है। अब चर और अचर से मिलकर, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 होते हैं, प्लस, माइनस, गुना, भाग, ठीक है। तो इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई भी चर और अचर अगर जुड़ा रहे तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बहुपद कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं बेसिकली। फिर बहुपद पे बाद में आते हैं, पहले उसे क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। अगर चर और अचर से जुड़कर मिलेगा वो बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। अब कौन सभी बीजगणितीय व्यंजक, क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद होता है क्या, तो नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सभी बीजीय व्यंजक या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद नहीं होता है,
तो अब बहुपद पहचानोगे कैसे, है ना, बहुपद की पहचान कैसे करोगे? तो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी बहुपद में, किसी भी पॉलिनोमियल में कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो भी वेरिएबल्स है, जो भी चर है ना, जैसे कि एक्स वाई जेड जो भी है ना, इसके पावर को आपको देखना है, इसके घात को आपको देखना है, पावर को देखना है। तो इसका पावर को हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो, एक, पहला होल नंबर जीरो होता है, फिर एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार, इस तरीके से आप बढ़ते जाओ। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी वेरिएबल्स पे जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर ही होना चाहिए, पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। जीरो हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह हो सकता है। कभी भी पावर जो है चर का, जो भी एक्स वाई जेड है, वेरिएबल का पावर कभी भी भिन्न नहीं हो सकता। किसी भी बहुपद में अगर पावर आपको भिन्न दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहे हैं, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। कभी भी पावर आपको नेगेटिव दिख रहा है ना, ऋणात्मक दिख रहा है, तो वह भी बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। तो क्या समझ में आया कि बहुपद में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल पे पावर कभी भी भिन्न मतलब फ्रैक्शन पावर नहीं हो सकता, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक भी पावर नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सभी ऑप्शंस को आपको देखना है। ठीक है, अगर हम अपनी क्वेश्चंस को देखें तो इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक एक चर वाला बहुपद है, तो दो चीज देखना, या तो एक चर होना चाहिए और वो बहुपद भी होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें देखनी। तो अगर पहले ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में कितना चर है, तो आपको सभी जगह एक्स दिख रहा है। ठीक है, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, मतलब एक ही चर है। तो ये हो सकता है कि हमारा आंसर हो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो सकता है क्या? तो ऑप्शन बी को देखोगे तो इसमें दो चर दिख रहे हैं, या एक्स और वाई। कितने वेरिएबल हो गए, एक्स हो गया, वाई हो गया, कितना है, दो चर हो गया, दो वेरिएबल हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल हो गया। ठीक, ऑप्शन सी को देखना है। तो ऑप्शन सी में कितने वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स, है ना, सिर्फ एक वेरिएबल है। तो ऑप्शन सी भी हमारा उत्तर हो सकता है। अभी ये नहीं करे यही उत्तर है, बस हम देख रहे हैं कि ए और सी हो सकता है। नो सर, नहीं। ऑप्शन डी हो सकता है। सी ठीक है, कैसे? देख रहे हैं कि, ठीक है मैं अभी देख रहा हूं। सी अभी बस ये देख रहे हैं कि चर कितने हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो चर एक मिल गया। ऑप्शन डी में देखो वेरिएबल कितने हैं, तो यहां पर तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यह भी हमारा नहीं हो सकता उत्तर, क्योंकि इसमें भी हमें तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, हमें तो एक वेरिएबल वाला चाहिए था। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि या तो हमारा आंसर ए होगा या फिर हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, अब अभी अभी आपको एक चीज ये सिखाया गया, किसी भी बहुपद में चर का जो घात है वो भिन्न नहीं हो सकता। क्या हो, मतलब फ्रैक्शन पावर नहीं हो सकता। अब ये देखिए, अगर मैं रूट एक्स लिख रहा हूं, तो रूट एक्स लिखने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स पे पावर वन बाई टू लिखा हुआ है ना, एक्स पे पावर वन बाई टू लिखा हुआ है। रूट एक्स कहने का मतलब यही होता है। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा है दूसरा टर्म रूट एक्स, है ना, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस फाइव। इसका दूसरा वाला टर्म को आप देखो जो रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका पावर कितना है, इसमें वेरिएबल पे आपको पावर दिख रहा है वन बाई टू। और वन बाई टू क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है यह एक बीजीय व्यंजक तो है, ये ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है, यह एक बहुपद नहीं होगा। तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता, हालांकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, लेकिन यह उत्तर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी सी डी हमारा गलत है। आंसर सही कौन सा है, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसमें चर भी एक है, वेरिएबल सिर्फ एक है, एक्स। और इसमें जितने भी वेरिएबल पे पावर है, जो घात देखो, तो यहां पर घात आपको दो दिख रहा है पहले टर्म में, दूसरे टर्म में आपको घात एक दिख रहा है, मतलब जितने भी डिग्री है, पावर है, वो एक पूर्ण संख्या है, मतलब इंटीजर है ना, या फिर होल नंबर से। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, अब कुछ पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं, कुछ बीजीय व्यंजक मैं लिख रहा हूं, और आपको बताना है कि ये बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, बस यस या नो में आंसर करना है। ठीक है, चलिए, मैं सबसे पहले ये लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फाइव एक्स पे पावर तीन
-2x² प्लस 7x, क्या ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है या नहीं है? यस या नो, बस वाई या एन लिख के बताइए। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, हाँ या ना। तो आप बोलोगे कि सर जितने भी इसमें अलजेब्रिक जितने भी वेरिएबल्स हैं सर कौन सा सभी पे आंसर पावर, सही था? पिछले वाले का, ठीक है, उसका ऑप्शन ए सही था, है ना, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। सर एक बार मेरा आंसर देख लो। अच्छा पहले यहां पर समझना है, ठीक है, पहले इसको समझिए आप, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछी जा रही है इसको आंसर करने की कोशिश करिए आप। 5x³ प्लस x² प्लस 7x में जितने भी वेरिएबल्स हैं x है, सभी जगह इसका घात देखो, यहाँ 3 दिख रहा है, इस पे घात आपको 2 दिख रहा है, इस पे घात आपको 1 दिख रहा है, मतलब सभी जगह जो पावर है वो क्या दिख रहा है? पूर्ण संख्या दिख रहा है, इंटीजर दिख रहा है या होल नंबर दिख रहा है। तो हम कहेंगे यस, ये वाला जो है ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है, ठीक है। तो पहला वाला एक बहुपद है, ठीक है। अब मैं दूसरा बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं, मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं 5x² प्लस 7x पे पावर 3/4 प्लस 2x या मैं 2x ही लिख रहा हूं, ये बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है, ये बताइए। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आप कहिएगा कि यहां पर दूसरा जो टर्म है ना, इस वाले टर्म को देखिए, यहां पर x का घात कितना है? x पे पावर 3/4 है, यह एक पूर्ण संख्या है क्या 3/4? तो 3/4 पूर्ण संख्या नहीं है ना, यह एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, यह एक बहुपद नहीं होगा। इतना क्लियर है? तो दूसरा वाला ये बहुपद नहीं है, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल आप नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं, दूसरा और उदाहरण देते हैं। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 4x³ प्लस 7√x प्लस 8, ये बहुपद है या नहीं है? यस या नो, ये बताइए। तो यहां पर बोलोगे x का घात कितना है? x का घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है यहां पर? भिन्न आ गया, तो x पे पावर 1/2 आ जाने के कारण दूसरे टर्म में x पे पावर 1/2 है, जिसके कारण यह भी बहुपद नहीं है, ठीक है, यह भी बहुपद नहीं है। तो तीसरा वाला क्या है? बहुपद नहीं होगा। चलिए √x के कारण, ठीक है, इस √x के कारण यह बहुपद नहीं है, यहां पर इस वाले के कारण यह बहुपद नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस तरीके से लिखूं √5x² प्लस 7x प्लस 9, ये बहुपद है क्या? यह बहुपद है क्या? हाँ ये बहुपद है, ठीक है। इसे अगर मैं पूछूं तो ये आप कहोगे कि सर यस सर ये एक बहुपद है। यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि √5 लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो पावर देखना होता है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पावर आपको देखते हो आप, है ना, जो भी आप घात देखते हो वो किसका घात देखते हो? वेरिएबल का घात देखते हो, चर का घात देखते हो। यहां पर 5 का घात मैं मान रहा हूं कि फ्रैक्शन है 1/2 है, ठीक है, लेकिन जो भी चर है x पे घात कितना है? x पे घात 2 है, यहां पर x का घात कितना है? 1 है। तो जो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे जो घात है, जो वेरिएबल पे पावर है, वो हमेशा पूर्ण संख्या है इसमें, तो इसलिए कहेंगे कि यह जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है यह एक बहुपद है। हालांकि इसमें √5 लिखा हुआ है, वो कांस्टेंट पे पावर 1/2 आ रहा है ना, तो यहां पर क्या कहेंगे? ये वाला एक बहुपद है। इतना क्लियर है? हाँ तमा, ये बताइए कहां पर आपका डाउट है, क्या डाउट है? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सर आप बता कैसे देते हो कि सर ये चर है, ये घात है, और सर मुझे पहचान नहीं है अभी, एक बार फिर से बता दो, मुझे समझ नहीं आया। ठीक ठीक है, यहां पर समझिए, चर अचर तो समझ में आ रहा है ना कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है? यस सर। ठीक है, जो भी XYZ आपको टर्म्स लिखते हैं इसे हम लोग चर कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल कहते हैं। जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं 2 3 4 5 5/3, ये सभी क्या है? ये सब अचर है, कांस्टेंट है, जिसके मान नहीं बदलते, ठीक है, इतना समझ में आया? जितने भी, बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी बहुपद में, किसी भी पॉलिनोमियल में इस तरीके से आप लिख लो, बहुपद में कभी भी जो घात होता है, किसका घात? चर का घात। किसका? चर का जो घात होता है कभी भी भिन्न नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर भिन्न नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? आप कहोगे पूर्ण संख्या हो सकती
है ना, क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या ही घात, किसका घात, चर राशि का। बार बार यही कहा जा रहा है कि वेरिएबल का जो पावर है हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी किसी भी बहुपद में। अब मैं सभी उदाहरण को जल्दी जल्दी करके आपको समझाऊं। तो पहले वाले उदाहरण को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जितने भी वेरिएबल्स हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, सभी का पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, भिन्न नहीं है, ना ही नेगेटिव है, ये भी भिन्न नहीं है, नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर 1 है, मतलब पूर्ण संख्या है। जो भी पावर है वो पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद होगा, ठीक है। दूसरे उदाहरण में हमें दिख रहा है कि एक्स पे पावर कितना है, एक्स पे पावर 3/4 है, मतलब जो चर है, वेरिएबल है, उस पे पावर कितना आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो अभी आपको बोला गया था कि अगर भिन्न रहेगा पावर तो वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं था, ठीक है। तीसरे वाले में हमें यहाँ पर एक रूट एक्स दिख रहा है। तो रूट एक्स कहने का मतलब होता है, रूट एक्स कहने का मतलब एक्स पे पावर 1/2 है। अब 1/2 क्या है, एक्स का घात कितना, 1/2 आ गया। तो एक्स का घात 1/2 कहने का मतलब घात क्या आ गया, भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब यह क्या है, यह एक बहुपद नहीं होगा। जब भी आपको चर पे, वेरिएबल पे पावर दिख जाए भिन्न, आप कहोगे यह एक फ्रैक्शन, सॉरी यह एक बहुपद नहीं, ठीक है, पॉलिनोमियल वो नहीं होगा, ठीक है। अब चौथे ऑप्शन को देखो, है ना, अगर मैं चौथे वाले को देखूं, चौथे उदाहरण को, तो चौथे उदाहरण में आपको दिख रहा है √5x² + 7x + 9। तो यहाँ पर √5 से काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि जो भी पावर आपको देखना होता है वो वेरिएबल का देखना होता है, चर का देखना होता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहले टर्म में जो पावर है एक्स पे पावर कितना है, 2 है ना, 2 है। तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, या भिन्न भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं। दूसरे टर्म को देखोगे तो यहाँ पर भी जो एक्स है, एक्स का पावर तो 1 है, ना ही भिन्न है ना ही नेगेटिव है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो चौथा उदाहरण है यह भी एक पॉलिनोमियल है। हालांकि इसमें √5 है, लेकिन √5 एक कांस्टेंट है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये बताइएगा, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस लिख रहा हूं 5/x² + 7, ये बताइएगा ये पॉलिनोमियल है क्या, ये बहुपद है या नहीं है, यस या नो, y या n, ये बताइए, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम आंसर यस आ रहे हैं, सिर्फ एक आंसर नो आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि यह एक बहुपद नहीं है ना, हालांकि सभी के आंसर y आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। अब यहां पर आप बोलोगे सर ये कैसे बहुपद नहीं है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी मैं कर देता हूं, ठीक है। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि यह एक बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, सबसे पहले तो ये जान लो, यह बहुपद नहीं। अब क्वेश्चन उठता है कि यह बहुपद क्यों नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से लिखूं 1/x², इसका मतलब क्या होता है, 1/x² लिखने का मतलब होता है x पे पावर -2, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 1/x, ये सारी चीज साथ के साथ अपने कॉपी में लिखते चलिए, 1/x इसका मतलब होता है x पे पावर -1। अगर मैं लिख रहा हूं x पे पावर -3, इसका मतलब होता है 1/x पे पावर 3, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं x पे पावर -n, इसका मतलब होता है 1/x पे पावर n, है ना। तो डेनोमिनेटर में यानी हर में अगर कुछ पावर है तो उसका मतलब वो नेगेटिव पावर आ रहा है ना, ऋणात्मक पावर है वो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5/x² लिखने का क्या मतलब हुआ, 5/x² को आप लिख सकते हो 5x पे पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं। 5/x² को नीचे में अगर x पे पावर 2 है तो इसको आप लिख सकते हो x पे पावर -2, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से लिखूं, इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, x पे पावर 3 + 5x पे पावर -2 + 7, तो सही होगा, है ना। तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल सेम है। 5/x² को मैं 5x पे पावर -2 लिख सकता हूं, ठीक है। ठीक है, अब यहां से हम क्या कहेंगे, सर यहां पर जो x दिख रहा है, यहां पर एक वेरिएबल दिख रहा है जिसका पावर क्या है, x पे पावर -2 है, कैसा है, नेगेटिव आ गया, है ना। तो पावर अगर नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो कभी भी इस तरीके से लिखा है तो आप कहोगे यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इतना क्लियर है। तो एक और उदाहरण ले रहे हैं। तो आपको अगर इस तरीके से लिखा जाए तो आप इस तरीके से इसको भी कहोगे, आप बताओगे खुद से। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 12x पे पावर 3
प्लस 5/x प्लस 8, ये एक बहुपद है या नहीं है, ये बताइए, यस या नो। अब आप सभी के आंसर सही आएंगे। आप सभी लोग बोल रहे हो इस बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसको लिखोगे 12x⁻³ प्लस 5/x। देखो 5/x को आप क्या लिख सकते हो, 5/x को लिख सकते हैं 5x⁻⁻1, मतलब पावर नेगेटिव आ गया, तो x का घात कितना आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे यह एक बहुपद नहीं। ठीक है, तो घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 हो सकता है, और एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, कभी भी भिन्न नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दो चीज याद रखना है आप। ठीक है, तो ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। अब बताइए, अगर सर ये ये साथ -1 कैसे आया? ये x⁻⁻1, देखो अब ये सीधे सीधे आप नोट करके रखो, 1/x का मतलब होता है x⁻⁻1। अगर मैं लिख रहा हूँ 3/x, इसका मतलब हो गया 3x⁻⁻1। अगर मैं लिख रहा हूँ 5/x, इसका मतलब हो गया 5x⁻⁻1। अगर मैं लिख रहा हूँ 3/x³ तो इसका मतलब होता है 3x⁻−3, है ना। तो नेगेटिव पावर का यही मतलब होता है। इतना क्लियर है? ओके सर। तो ये नेगेटिव पावर का मतलब होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सभी को सारी चीज समझ में आ गई है, तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन काफी आसान था, यहां से क्या समझ में आया, पहला क्वेश्चन काफी आसान था, जिसका आंसर ऑप्शन ए सभी लोग बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में काफी सारे कंसेप्ट थे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन सीधे के सीधे आपके सामने आएंगे। जो भी चीज अभी आपको बताया गया, इसमें से कोई भी चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफी सारी चीज अभी बताई गई है, इसमें से कोई भी चीज आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला जा रहा है त्रिघाती बहुपद का घात क्या होता है। तो यह क्वेश्चन तो काफी आसान सा है, 5 सेकंड्स में आप आंसर कर सकते हो। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करिए, ट्राई कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, 1 नंबर में ही आएगा। त्रिघाती बहुपद का घात कितना होगा, 1, 2, 3 या 0। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, नाम को आप ध्यान से देखोगे आंसर कर पाओगे। ट्राई कीजिए। और इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगना चाहिए, अगर आपके एग्जाम में आता है तो जो भी समय आपको पढ़ 5 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। अच्छा, जिनका भी माइक ऑन है आप माइक बंद करें प्लीज पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगने चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आप आंसर कर पाओगे। त्रिघाती बहुपद का घात क्या होगा, 10 सेकंड और रुकेंगे। जितने भी आंसर आए हैं मैक्सिमम सभी के आंसर सही है। सिर्फ 2 आंसर गलत है अभी तक। 5 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखिए यहां पर सबसे पहले, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, 1 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में, 1 मार्क्स में। इसका नाम को ही देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती। त्रिघाती कहने का क्या मतलब हुआ, 2 अक्षर से मिलकर बना ना, त्रि और घाती, है ना। तो यहां से त्रि का मतलब क्या है, 3, घात का मतलब पावर, है ना। तो ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, जिसका घात 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो यहां से आंसर तो सीधे आ गया कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है सभी का, किसी भी त्रिघाती बहुपद में घात कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी का। लेकिन अगला क्वेश्चन करने के पहले फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेम यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। इस क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, तो एक एक करके देखते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर किसी बहुपद में घात 1 है, अगर किसी बहुपद का घात 1 है, तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं। तो आपको ये सर सारी चीज नोट करते रहना है कि अगर किसी बहुपद का घात 1 है तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर बहुपद का घात 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल कहोगे, रैखिक बहुपद कहोगे। अगर बहुपद का घात 2 है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बहुपद का घात 2 है तो उसे क्या कहेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे
द्विघात बहुपद कहेंगे। किसी का आंसर बिल्कुल सही था, जो भी आपने आंसर दिया, वेरी गुड। क्वाड्रेटिक, सर इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना? हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अगर किसी बहुपद का घात 3 है तो ये तो क्वेश्चन ही हमारा था हमारे पास, त्रिघात बहुपद कहेंगे या त्रिघाती बहुपद कहेंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, किसी बहुपद का घात 0 भी हो सकता है क्या? यस या नो? नो। किसी नो सर, बहुपद का एक हो घात सकता है। 0 भी हो सकता है, ठीक है। और इसको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखने को नई चीज मिल रही है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बहुपद का घात 0 भी हो सकता है। अब मान लो आपके एग्जाम में ऐसा लिख के आ गया, यदि किसी बहुपद का घात 0 है, 0 है, तो ऐसे बहुपद को आप क्या कहेंगे? तो ऐसे बहुपद का एक स्पेशल नाम होता है, और इसका नाम क्या होता है आपको लिखना है। इसे आप अचर बहुपद कहते हो। क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग लिख के रख लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे, अगर किसी बहुपद का घात 0 है, 0 है, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इतना क्लियर है सभी को? ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और अचर बहुपद, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे सर अगर घात 4 हो जाए तो क्या कहेंगे, 5 हो जाए तो क्या कहेंगे, 6 हो जाएगा तो क्या कहेंगे, है ना। तो ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है, इसका टेंशन नहीं लेना है कि अगर ये आएगा तो हम क्या लिखेंगे। आपके एग्जाम में नहीं आएंगे कि चर का घात अगर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए तो क्या कहेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 तक आएगा, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। चलिए, अब इसमें ये तो आपने समझ लिया, ये तो काफी आसान था कि एक घात रहेगा रैखिक कहेंगे, दो घात रहेगा द्विघात कहेंगे, तीन वाले को त्रिघात कहेंगे, और घात अगर 0 है तो अचर बहुपद कहेंगे। अब घात कैसे पहचानते हैं, किसी बहुपद का घात कैसे पहचानते? पहले मैं ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आप ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं 4x³ माइनस 3x² प्लस 5, इस बहुपद का घात कितना है, मुझे ये बताओ। अगर मैं इस तरीके से पूछूं इस बहुपद का घात कितना है, कोई बता सकता है क्या? इसका डिग्री कितना है? इस बहुपद का डिग्री कितना है? सर 3 ठीक है। है, ठीक है। सर इसका 4 क्यूब है, इसकी ग्रेड पावर डिग्री। ठीक है, 3 आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक। देखिए, बहुपद का घात कैसे पहचानते हैं, तरीका क्या है? सबसे पहले 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। इस बहुपद में, ठीक है, जितने भी चर हैं, किसको देखना है? चर को देखना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है चर को, मतलब वेरिएबल को ही देखना है, कांस्टेंट को नहीं देखना। वेरिएबल पे जो भी मैक्सिमम पावर है, ठीक है, जो महत्तम घात है, सबसे बड़ा पावर, वही उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो मुझे बताओ, यहां पर चर में सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है? तो आप देख रहे हो यहां पर तो x है ही नहीं, इस वाले में x का पावर 2 दिख रहा है, इस वाले में x का पावर 3 दिख रहा है, तो सबसे बड़ा पावर 3 दिख रहा है। तो हम कहेंगे यही वाला जो है इस बहुपद का घात हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस बहुपद का घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा पावर दिखता है वेरिएबल पे, ये ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल की बात की जा रही है, वेरिएबल पे आपको देखना, चर राशि पे देखना, ठीक है। तो ये अगर समझ लिया तो अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप लोग ये बताइएगा। अगर मैं इस तरीके से ये लिख दूं 2x पे पावर 5 माइनस 4x² प्लस 3x³, इसका बताइएगा घात क्या होगा, इस बहुपद का घात बताइए, डिग्री बताइए। तो जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट पावर दिख रहा है, उसे ही आप कहोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 5 होगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x पे पावर 3 माइनस 5 पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस प्लस 2, इसका बताइए घात क्या होगा, इसका घात बताइए क्या होगा। तो 2 आंसर आ रहे हैं यहां पर, अच्छा 3 है ना, तो इसका घात 3 होगा। चलिए, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2x पे पावर 3 माइनस 3 एक्स पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर x माइनस 7,
इसका घात बताइए, 3। इस पॉलिनोमियल का घात बताइए। ठीक, चलिए तो यहां से जो घात आएगा, ठीक है, पहले आंसर बता देता हूं, इसका घात 3 होगा। अब 3 क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आप कह सकते हो सबसे बड़ा घात तो सर हमें 4 दिख रहा है, लेकिन ये घात किसका है? ये कांस्टेंट है ना, ये एक अचर है, ये एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का कभी आपको पावर नहीं देखना होता है ना, आपको बोला गया चर का ही घात आपको देखना है, वेरिएबल का घात देखना है। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही बहुपद का घात होता है। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? चर राशि पे जो वेरिएबल है एक्स, इस पे जो मैक्सिमम पावर है वो 3 ही है ना। ये 4 जो दिख रहा है, 4 से कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया था, है ना। और एक ऑप्शन 4 भी होगा आपके पास, है ना, एक ऑप्शन में 4 जरूर दिखा रहेगा ताकि कुछ बच्चे 4 भी आंसर करें, है ना। तो आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो आप कहोगे 3 है सर मैक्सिमम पावर, तो इसलिए इसका घात 3 होगा। ये क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, 2 पे पावर मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, √5 x + 7, इसका बताइए घात कितना होगा, इसका घात बताइए। तो इसका घात 5 नहीं होगा, 1 होगा। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम सभी के आंसर सही आ रहे हैं, सिर्फ एक आंसर गलत आया है, रामेशपल कश्यप। देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है एक्स पे जो घात है ये 1 है, अगर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो एक्स पे पावर 1 है वो, है ना। तो घात इसका 1 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो आपने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा? किसी भी बहुपद का घात आपने पहचानना सीखा कि घात क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, है ना। कुछ नाम आपने सीखा कि अगर घात 1, 2, 3 या 0 रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ भी सकते हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया दिए गए बहुपद PT = t², एक बहुपद आपको दिया गया है PT = t² -3t + 2, है ना। इस बहुपद का मान पूछा जा रहा है। अगर हम t का मान 0 रख दे, t का मान 1 रख दे और t का मान 2 रख दे, है ना। तो चलिए इसका आंसर तो आपको पोल सेक्शन में दे देना, चैट में ही लिखना है, पहले सॉल्व करना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देखिएगा। अगर मैं कभी बोल रहा हूं कोई बहुपद हमें दिया गया fx, है ना, इसको मैं लिख रहा हूं x 5x + 1, बस इतना छोटा सा बहुपद लिख रहे हैं 5x + 1। अगर आपसे बोला जा रहा है इस बहुपद का मान बताइए, अगर हम x का मान 0 रख दें, तो x का मान 0 रखने पर इस बहुपद का मान क्या होगा? तो आप लिखोगे जहां जहां भी x लिखा हुआ है उस सभी जगह पर x का मान आप 0 पुट कर दो, है ना, x की जगह पर आप 0 पुट करते जाओगे। तो आप क्या लिखोगे? f0। f0 लिखने का क्या मतलब होता है? x का मान अगर हम 0 रख दे तो इस बहुपद का मान क्या होगा? तो यहां से आप लिखोगे 5 × 0 + 1 यानी 1। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं f2 लिखने का क्या मतलब हुआ कि x का मान आप अगर 2 रख दोगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा, है ना। तो x का मान आप 2 रख दोगे, बस इतना करना है आप, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर एक बहुपद लिखा हो गया PT, आपको 0, 1, 2, 3 मान पे t का मान अगर 0, 1, 2 रख दे तो इस बहुपद का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट जी, तो एक बार t का मान 0 रखना है, एक बार t का मान 1 रखना है, फिर t का मान 2 रखना है और आंसर करना है। ठीक है, कुछ आंसर आ गए हैं। तो पहला आंसर है 2, 1, 4, एक आंसर है 2, 0, 0। सर कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करना है आपको, अभी बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको। ओके सर। ठीक है, अभी बस आप इतना तक सॉल्व ज्ञात कीजिए। शून्यक के बारे में पहले पता कर लेते हैं, t = 0, 1, 2 पे मान, उसके बाद शून्यक देखेंगे। ओके सर। चलिए ट्राई कीजिए। सर t में t² ही रहेगा ना? t² ही रहेगा, t के जगह पर आपको एक बार 0 पुट करना है
फिर टी के जगह ओके पर एक सर। बार ए पुट करोगे, फिर टी का मान 2 पुट करोगे। ओके ओके। अच्छा, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 2 1 0 2 5 2 0 0 तो लिख दिया। 2 0 0 सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं काफी लोगों को। एक आंसर आ रहा है 0 0 2 0.0, क्या लिखते हो? चलिए ठीक है, चलिए अब समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा। अच्छा, एक आंसर आ रहा है 2 -3 और 0। चलिए अब देखना है आपको स्क्रीन पर। ठीक है, अगर आप अब तक सॉल्व कर रहे हो तो अब आपको स्क्रीन पर देखना है कौन सा आंसर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर एक बहुपद दिया गया है पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर -3t+2। ये हमारा बहुपद जो दिया गया। ठीक है, सबसे पहले ये बता दो, ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा एग्जाम 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, 2 3 या 4 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर -3t+2 दिया गया, आपको बोला जा रहा है अगर टी का मान 0 रख दे तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, टी इक्वल टू 0 रखने पर आप लिखोगे एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी 0 मिलेगा। मतलब जहां जहां भी टी है उसके जगह पर हमने 0 रख दिया। ठीक है, तो जहां जहां भी टी था उसके जगह पर हमने 0 रख दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, टी के जगह पर आप 0 रखोगे तो यहां से आपको मिल रहा है 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 +2। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे आप तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 का आप कितना भी पावर ले लो, मान लो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 इंटू 0 होगा, ये 0 मिलेगा। 0 का क्यूब भी करोगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 होगा, ये भी 0 मिलेगा। तो 0 का कितना भी पावर ले लो वो 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपको मिल रहा है 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 कितना मिलेगा, किसी भी नंबर में आप अगर 0 से गुना करते हो तो 0 ही आएगा, है ना। किसी भी नंबर में आप 0 से गुना करोगे तो वो 0 मिलेगा, तो ये भी 0 मिलेगा। और +2 मिला तो यहां से आपको कितना मिल रहा है, 0 - 0 +2 यानी 2 के बराबर। ठीक है, तो ये 2 आया। चलिए ठीक है, ये सारे आंसर्स मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप टी का मान 1 रख दोगे, टी का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो आपको क्या मिलेगा, P1, मतलब टी के जगह पर आप 1 रख रहे हो तो यहां से आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 +2। ठीक है, यहां से 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 इंटू 1 करोगे तो ये आपको मिलेगा 3 और ये +2 मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। 1 - 3 + 2। अब 1 - 3 + 2 करोगे तो क्या मिलेगा, तो 1 और 3 को आप जोड़ो पहले, है ना, जो भी पॉजिटिव है। तो 1 हमारा पॉजिटिव है और 2 हमारा पॉजिटिव है, 2 और 1 को जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 3 - 3, यानी ये 0 के बराबर हो गया। ये समझ में आया, 2 1 3 और 3 - 3 0 आ गया। तो एट टी इक्वल टू 1, मतलब जब टी का मान 1 रख रहे हैं तो हमारा बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। इतना क्लियर है। सर जो सेकंड पार्ट है ना उसका, जिसमें 1 करना था, उसमें मैंने ब्रैकेट में 2 ले लिया था, तो इस वजह से मेरा 6 आ गया, तो उस वजह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। इसलिए यस पहले सर। आप, इसलिए आपको पहले सॉल्व करने के लिए इसे दिया जाता है ताकि आप कुछ गलती करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाओ। ठीक है, चलिए अब मैं टी का मान 2 रख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं टी का मान 2 रख दूं तो आप क्या लिखोगे, P2 लिखोगे। P2 लिखने का क्या मतलब हुआ, अगर हम टी का मान 2 रख दें तो बहुपद का मान क्या आएगा, तो यहां पर टी का मान आप 2 रखोगे तो आप लिखोगे 2 का वर्ग -3 इंटू 2 +2। यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे आपको 4 मिलेगा, 3 गुना 2 करोगे तो आपको मिलेगा 6 और यहां से मिल जाएगा 2। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे अगर 4 और 2 को, अच्छा इन दोनों को क्यों जोड़ दें, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 6 हमारा नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है पहले इन दोनों को जोड़ लिया तो यहां से मिल रहा है 6 - 6 यानी ये 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, 3 मान आपको मिल रहे हैं, है ना। 3 मान क्या क्या मिल रहे हैं आपको, P0, है ना। अगर हम टी का मान 0 रख रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2। ठीक है, P1, मतलब जब टी का मान आप 1 रखे तो यहां से आपको मिल गया 0। ठीक है, और P2,
है ना, मतलब टी का मान अगर 2 रख रहे हो तो यहां से आपको बहुपद का मान 0 मिल रहा है। इतना क्लियर है यहां तक? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है? टी इक्वल टू 0 रखने पे बहुपद का मान 2 आया, टी इक्वल टू 1 रखने पर बहुपद का मान 0 आया, टी इक्वल टू 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बहुपद का शून्यक भी बताइए, है ना, बहुपद का शून्यक पूछा जा रहा है। तो नोट करिए किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, शून्यक, है ना। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा शून्यक या जीरोस। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक का आप बंद कर दे जिसका भी माइक ऑन है, ठीक है। चलिए, तो ये समझना शून्यक क्या होता है। तो किसी भी बहुपद में एक्स का मान या चर राशि का मान, यहां पर चर टी है, जनरली एक्स रहता है, तो एक्स का मान या टी का मान जो भी चर राशि के जिस भी मान पर जो भी मान डालने पे उस बहुपद का मान 0 हो जाए, ठीक है, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब यहां पर आपको दिख रहा है कि जब हमने टी का मान 1 रखा, ठीक है, अब जब टी का मान 1 रख रहे हो तो बहुपद का मान कितना आया? आप कह रहे हो सर बहुपद का मान 0 आ गया, है ना, पूरे बहुपद का मान 0 आ गया। कब? जब टी का मान 1 रखा। तो t इक्वल टू 1 क्या होगा? t इक्वल टू 1 इस बहुपद का एक शून्यक होगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसी तरीके से t इक्वल टू 2 जब रखा, है ना, t इक्वल टू 2 रखने पर बहुपद का मान कितना हुआ? तो आप कह रहे हो जब t इक्वल टू 2 रखा तो भी इस पॉलिनोमियल का मान 0 के बराबर आया, मतलब t इक्वल टू 2 भी इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 इस बहुपद का शून्यक होगा। अच्छा, ये बताइए जब आपने t का मान 0 रखा, t का मान 0 रखने पर बहुपद का मान 0 आया क्या? हाँ या यस नो? सर। नो सर। t का मान 0 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आया क्या? तो आप बोलोगे नो सर। नहीं, नहीं, ठीक है, 2 आया। तो t इक्वल टू 0 रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं आया, तो t इक्वल टू 0 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मान रखने पर बहुपद का मान 0 जहां पर भी हो जाए वही उसका शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर शून्यक कौन सा हो जाएगा? t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं बहुपद का शून्यक क्या होगा? t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2, ये दोनों ही शून्यक होंगे। इतना क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े। ठीक, चलिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बहुपद का शून्यक सीधे अगर सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपके पास, मैं अगर बोल रहा हूं कि कोई बहुपद है एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब आप लोग ये देखते हो एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स या पी टी, तो ये सारे नाम से घबराने नहीं, काफी, ये क्या है बेसिकली बता दूं ये क्या है। तो ये बस एक नाम दिए गए, बहुपद का क्या है? नाम है। जैसे आप सभी के यहाँ पर कुछ सभी के नाम है, जैसे मैं चैट सेक्शन में देख रहा हूँ सुहानी, कुलदीप, फतेह, सत्येंद्र, पूजा, सुहानी एटसेट्रा, है ना, सभी बच्चों के एक एक नाम है ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम लूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे बारे में बात की जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर मैं कुछ बहुपद लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक बहुपद ये हुआ। दूसरा बहुपद मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 4x, ठीक है। तीसरा बहुपद मैं लिख रहा हूँ x माइनस 5, ये तीनों के तीनों क्या है? बहुपद है। अब आपको कैसे पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना? तो बस इसको नाम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे दिया एफ एक्स, ठीक है, इसका नाम दे दिया जी एक्स, ठीक है, इसका नाम दे दिया पी एक्स। तो एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? बस बहुपद का नाम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर x क्यों लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर यहाँ पर x क्यों लिखा गया? तो x बहुपद का वेरिएबल दिखाता है। अगर यहाँ पर x है तो देखो यहाँ पर सभी जगह x के टर्म में आएगा। अगर मैं लिख दूं एफ वाई, ये ध्यान दीजिएगा, अगर एफ वाई लिख रहे हो तो आपको इस तरीके से बहुपद लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। आप अपने बुक में भी देखो, अगर एफ वाई लिखा हुआ है तो y के टर्म में रहेगा। अगर एफ टी लिखा रहेगा, इसका मतलब इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो t है, तो t के टर्म में रहेगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 5, इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आया कि पी एक्स, जी एक्स, पी टी ये सारे क्या होते हैं? बस बहुपद के नाम होते हैं और कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बस बहुपद का नाम होता है। अब अगर मैं कोई बहुपद आपके सामने लिख दूं और आपसे पूछूं कि इस बहुपद का शून्यक बताइए, तो एक क्वेश्चन मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, हमारे पास एक बहुपद है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6, इसका शून्यक पूछा जा रहा है आपसे,
क्या पूछा जा रहा है? शून्य। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, जिस भी बहुपद का शून्य पूछा जा रहा है आप उसको एफ एक्स लिखोगे, इक्वल टू 0 लिख दोगे, एफ एक्स का मान 0 कर दोगे। यहां से आपको आएगा 2x माइनस 6 बराबर 0, यहां से आपको मिलेगा 2x बराबर 6, और यहां से आपको मिल जाएगा x का मान 6/2 यानी 3। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आप जब इसमें 3 रखोगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो x बराबर 3 एफ एक्स का, है ना, एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। ये समझ में आया किस तरीके से सोल्व करते हैं? तो x इक्वल टू 3 क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। तरीका यही है। एक और उदाहरण ले रहा हूं, अगर मैं लिख दे रहा हूं जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2x माइनस, या मैं कुछ और चेंज कर दे रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 4x प्लस 7, इसका शून्यक बताइए। जी एक्स बराबर 4x प्लस 7, इसका शून्यक बताइए। मुझे ये बताओ कि जी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 7 का शून्यक क्या होगा? तो आप क्या करोगे, जब भी आपसे शून्यक पूछा जा रहा है, जब भी आपसे जीरो पूछा जा रहा है, आप क्या करोगे? जी एक्स लिखोगे, जी एक्स को 0 के बराबर लिख दोगे। हमेशा इसी तरीके से करना है, जी एक्स को 0 के बराबर लिख दो। अब यहां से आपको मिलेगा 4x प्लस 7 बराबर 0, यहां से 4x का मान आपको दिख जा रहा है -7, यहां से x का मान आ जाएगा -7/4। इसका मतलब यही होता है कि x का मान जब -7/4 पुट करेंगे, यहां पर चेक भी कर सकते हो, पुट करके आप चेक करो इसे। x का मान जैसे ही -7/4 पुट करोगे, इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। मतलब x का मान -7/4, इस बहुपद का एक क्या हुआ? शून्यक हुआ, जीरोस हुआ। क्लियर हुआ इतना? सर जी 7 माइनस कैसे आया? 4x प्लस 7 लिखा हुआ है ना, 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। जब ये दाएं तरफ जाएगा तो आपको पता है ना, साइन बदल जाते हैं। 4x इक्वल टू -7 होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो बताइए। ये ठीक है? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो अगर दाएं तरफ वो जाएगा, तो कोई भी साइड बदलता है तो प्लस को आप माइनस में कर देते हो, माइनस में रहता तो वो प्लस में हो जाता। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें क्लियर है। शून्य का आप कैसे कैलकुलेट करोगे? चलिए, हाँ, नाम कुछ भी दे सकते हो, जी एक्स पी एक्स कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अगर मैं एक और नाम दे दूं, एच एक्स नाम दे दिया, एक्स ही क्यों, आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आपके क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, एच वाई इक्वल टू मैं लिख रहा हूं y² -4। ठीक है, इसका शून्यक बताइए। एच वाई इक्वल टू y² -4, इसका शून्यक बताइए। तो देखो, इसको आप क्या करोगे, फिर से शून्यक पूछा जा रहा है, जीरो पूछा जा रहा है, आप क्या करोगे? अगर एच वाई 0 के बराबर हो जाए, है ना, जो भी दिया गया उसे आप 0 के बराबर कर दो, तो आप यहां से लिखोगे y² -4 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम के आंसर सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 नहीं आंसर होगा। ये सही तो है, लेकिन ये आंसर अधूरा है ना, तो ये अधूरा है। तो देखते हैं और क्या आंसर हो सकता है। तो y² -4 इक्वल टू 0 लिख दिया, है ना, जो भी दिया गया उसे 0 के बराबर। नहीं, 4 तो नहीं आएगा, 4 तो गलत है। 2 आंसर सही है, लेकिन ये अधूरा है, इसको कंप्लीट करते हैं। आंसर तो सही है 2, लेकिन इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको दिख रहा है ना कि y का मान 2 रख दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 - 4 यानी 0। मतलब y का मान 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो 2 तो शून्यक होगा। अब यहाँ देखिए, एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है ना, a² - b² का क्या फॉर्मूला है? a + b × a - b, है ना, ये सभी ने पढ़ा है। a² - b² a + b × a - b के बराबर होता है। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं ना, y² - 2² इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो y - 2 × y + 2। ठीक है, a - b × a - b लगा दिया, है ना, a² - b² को लिखा a + b × a - b, तो यहां पर लिख सकते हो y - 2 × y + 2 या y + 2 × y - 2, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, है ना। इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो बताइए। यस सर। ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखना, एक कंसेप्ट ये होता है, अगर कोई दो टर्म को आप गुना कर रहे हो, ठीक है, मान लो अगर मैं कह रहा हूं x और y, इन दोनों को गुना करने पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि या तो x 0 रहा होगा, ठीक है,
या तो y जीरो रहा होगा या फिर दोनों ही जीरो रहे होंगे, है ना। आप लिख सकते हो 5 इंटू जीरो जीरो, है ना, अगर एक टर्म जीरो हुआ तभी ये जीरो हुआ। आप 0 इंटू 5 लिख सकते हो जीरो, है ना, या 0 इंटू जीरो लिख सकते हो जीरो, है ना। तो जीरो किसी भी दो चीज का गुना करने पे जीरो तभी आता है जब दोनों में से कोई एक जीरो रहा होगा या दोनों ही जीरो रहे होंगे। यहां पर हमें दिख रहा है दो टर्म, एक y-2 और एक y+2, है ना, दो टर्म दिख रहे हैं, एक y-2 और एक y+2। तो इसका मतलब या तो ये वाला जीरो के बराबर रहा होगा या तो ये वाला जीरो के बराबर रहा होगा। मतलब या तो y-2 जीरो रहा होगा या फिर y+2 जीरो के बराबर रहा होगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि y जो है 2 के बराबर है और यहां से मिल जाएगा y जो है -2 के बराबर है। तो यहां से दो शून्यक मिल रहे हैं। कितने शून्यक मिल रहे हैं? दो शून्यक मिल रहे हैं, 2 और -2, ठीक है, 2 और -2। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां पर आप y का मान अगर 2 रख दोगे तो भी इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, y का मान आप -2 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, इसलिए दो शून्यक हो रहे हैं। ये क्लियर है सभी का? आप -2 रख के देखो, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 के ही बराबर आएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो दो शून्य थे। तो किसी भी, ये चीज भी ध्यान रखिएगा एक साथ, और किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का घात आपने देखा ना, कभी भी रैखिक बहुपद है जिसका घात 1 होगा तो उसमें एक शून्यक होगा। किसी भी द्विघात बहुपद में घात 2 होगा तो इसका 2 शून्यक होगा। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे। ये क्लियर है सभी का? तो ये लिख लीजिए, रैखिक बहुपद में जितने, किसी भी बहुपद में इस तरीके से लिखो, किसी भी बहुपद में जितना भी घात होता है शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है, ठीक है। तो जितना भी घात होता है शून्यकों की संख्या वही होगी। रैखिक बहुपद में एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीज अगर समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab² का गुणनखंड करना है, आपको फैक्टराइज करना है इसे। तो मैं ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखो 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, इसको देख के आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। 8a³ अगर आप लिख रहे हो 8a³ तो 8a³ को मैं लिख सकता हूं कि नहीं 2a इंटू 2a इंटू 2, ये बताइएगा। इसको लिख सकते हो ना 2a का होल क्यूब, इतना क्लियर है। 8a³ को आप 2a का होल क्यूब लिख सकते हो, तो वही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। 8a का होल क्यूब को मैं लिख दे रहा हूं 2a का होल क्यूब, ठीक है, 2a का होल क्यूब, ठीक। b का क्यूब, तो ये तो सीधे सीधे b का क्यूब ही मैं उतार दे रहा हूं, ठीक है, b का क्यूब। अब यहां पर दो टर्म आपको दिखते, एक कुछ भी समथिंग है उसका क्यूब है, दूसरा b का क्यूब है ना, मतलब x³ + y³ का पैटर्न आ गया। अब एक फॉर्मूला आपको दिमाग में आना चाहिए कि एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला है? x + y का होल क्यूब, है ना, इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं x + y का होल क्यूब, यहां पर क्या क्या टर्म्स आते हैं? पहला टर्म आता है x का क्यूब, ठीक है, दूसरा टर्म आता है y का क्यूब, ठीक है, तीसरा टर्म आता है 3, यहां पर आप लिखते हो x का स्क्वायर फिर y, और चौथा टर्म लिखते हो 3xy²। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो सीधे 4 मार्क्स में ही आएगा, है ना, 4 मार्क्स में आएगा। तो x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला है x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ये 4 टर्म्स होते हैं। आपके क्वेश्चन में भी टोटल 4 टर्म्स दिख रहे हैं, एक टर्म यहां पर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 टर्म यहां भी है, 4 टर्म फॉर्मूला में भी है। तो
तो मैं ये जो भी टर्म्स आपको दिए गए उसको मैं इस फॉर्मूला पे बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूला पे बैठाने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। देखो किस तरीके से आप सेट करते हो इसे। सबसे पहले मैं 8a के क्यूब को, इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो 2a का होल क्यूब है। क्या है? 2a का होल क्यूब है, ठीक है। यानी यहां पर लिखा हुआ है x का क्यूब, दोनों को कंपेयर करते चलना है। यहां पर क्या लिखा है? x का क्यूब, यहां पर लिखा है 2a का होल क्यूब। मतलब ये समझ में आ रहा है ना, x का इक्विवेलेंट क्या है? x के जगह पर मैं 2a ले रहा हूं, जहां जहां भी x है वहां पर मैं 2a लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए आपको लिखा गया है y का क्यूब, दूसरा टर्म देखिए y का क्यूब। अब यहां पर दूसरा टर्म देखिए, ये है b का क्यूब, है ना, यहां पर b का क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब y जो है वो b के समान है, y जो है b के बराबर है, ठीक है, y b के बराबर है। तो y के जगह पर मैं b लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इस फॉर्मूला को देखना है ना। इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला में जहां जहां भी x है, x के जगह पर आप 2a पुट करो, जहां जहां y है वहां वहां b रखो। अब पुट करके सेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब देखो क्या क्या मिलेगा आपको। x का क्यूब है, x का क्यूब है तो x के जगह पर मैं 2a लिख रहा हूं, ठीक है। जहां भी x होगा वहां पर मैं 2a लिख दूंगा, तो यहां पर आप लिखोगे 2a का होल क्यूब, ठीक है। ये आ गया 8a क्यूब के बराबर। क्या कर रहे हो? y का क्यूब, y का क्यूब मतलब y के जगह पर आप b रख रहे हो, तो y के जगह पर मैं b लिखूं तो आप सीधे सीधे लिख दोगे b का क्यूब, ठीक है। अगला टर्म क्या है? 3। यहां पर देखिए 3 है, सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर 12 है लेकिन मैं यहां पर 3 ही लिख रहा हूं, ठीक है, 3 लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। अगला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखोगे? 2a का होल स्क्वायर। एक्स के जगह पर आप 2a लिख रहे हो ना, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर आप क्या लिखोगे? 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y है, तो y के जगह पर आप क्या लिख रहे हो? y के जगह पर आप b लिख रहे हो, तो y के जगह पर मैं b लिख रहा हूं। अब इतना लिखने के बाद इसको चेक करना है, इसको आप खोल के देखो, ये आपको मिल जाएगा 3 × 4a² × b, और ये 12a² b के बराबर है जो यहां पर है ना। तो 12a² b को ऐसे लिखा जा सकता है, ये क्लियर है। 12a² b को ही मैं इस तरीके से लिख दिया, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टर्म को देखते हैं। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर प्लस लिख दिया, ठीक है, यहां पर मैं प्लस लिख देता हूं। अब आगे देखो चौथा टर्म को देखो, यहां पर 3 है, तो उसी के अनुसार मैं यहां पर भी 3 लिख दिया, ठीक है। उसके आगे यहां पर x है, तो x के जगह पर क्या लिख रहे हैं? तो x के जगह पर आप 2a लिख रहे हो, सभी जगह x की जगह पर आप 2a लिखे हो, तो यहां पर 2a लिख दिया। उसके बाद y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर करने का मतलब y के जगह पर आप b लिख रहे हो, तो यहां पर b का स्क्वायर लिख दोगे, है ना, b का स्क्वायर लिख दोगे। अब आप इसे चेक करते हो तो आपको मिलेगा ये जो है, ये 3 दूना 6ab² है, मतलब 6ab² जो ऊपर लिखा हुआ था इसी को आप इस तरीके से लिख रहे हो, है ना, 6ab² को ही आप ऐसे लिख रहे हो जो लिखा जा सकता है। इतना क्लियर है? तो इस वाले को मैं इस तरीके से लिख दिया, इतना क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये 4 टर्म मिल जा रहे हैं, मान लो अगर कभी लिखा हुआ है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy², ये 4 टर्म जब भी दिख जाएंगे तो आप कह सकते हो कि ये सर x प्लस वाई का होल क्यूब है ना। अगर ये, तो उल्टा भी आपको याद होना चाहिए कि x प्लस वाई का होल क्यूब है। तो उसी पे अगर मैं बैठाने की कोशिश करूं तो हमें सभी जगह दिख रहा है 2a का होल क्यूब, मतलब ये x का क्यूब है, ये b का क्यूब है, 3x² इंटू वाई, फिर 3 × x इंटू y², है ना। तो ये सारे फॉर्मूला पे बैठ गए हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a प्लस b का होल क्यूब, है ना, 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। 2a प्लस b का होल क्यूब कहने का मतलब हुआ 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ठीक है। 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, यही हमारा आंसर फाइनल हुआ, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। इतना क्लियर है? इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो बताइए। सर जी एक बार और समझा दो कि 2a प्लस b का होल क्यूब कैसे आया? 2a प्लस बी का होल क्यूब कैसे आए, ठीक है। तो यहां पर ये समझना है आपको, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं यहां पे।
अगर मैं कहीं इस तरीके से लिख दूं एक्स का क्यूब, दूसरा टर्म लिख रहा हूं वाई का क्यूब, फिर लिख रहा हूं 3x² वाई, फिर मैं लिख रहा हूं 3x वाई स्क्वायर, ये चार टर्म को मिला के आप क्या लिखोगे? अगर ये चारों टर्म आपके पास हैं तो आप इसे लिखोगे x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर याद है आपको, अब यहां पर उसी से कंपेयर करना है आपको। अगर मैं 2a की जगह पर x सोचूं, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो आपको दिख रहा है x का क्यूब है, 2a का क्यूब मतलब वो x का क्यूब हो गया, b का क्यूब मतलब y का क्यूब हो गया, ये 3, फिर जो x आपने माना है देखो यहाँ पर दिख रहा है 3x² y, तो यहाँ पर दिख रहा है 3x² यानी 2a का स्क्वायर इंटू वाई यानी b, फिर यहाँ पर दिख रहा है 3, यहाँ पर देखो xy², फॉर्मूला में क्या है xy², तो x की जगह पर 2a है, y स्क्वायर की जगह पर b स्क्वायर है, यानी कि जहां भी आप x प्लस वाई का होल क्यूब लिख रहे हो, x के जगह पर आप 2a लिखोगे, y के जगह पर आप b लिखोगे, 2a प्लस b का होल क्यूब कर दोगे, तो यहां से आपको मिल गया 2a प्लस b का होल क्यूब। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, आप क्लास के बाद इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो 2 होमवर्क है आपका। पहला एक क्वेश्चन है मेरे सामने, मैं ये लिख दे रहा हूं, इसको आप फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिएगा। 64x का क्यूब माइनस 27 x पे पावर 3 64 a पे पावर 3 माइनस 27 b पे पावर 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है भारती, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है खुद से। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे।